राजकीय महाविद्यालय मलसीसर के बीए तृतीय वर्ष के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम यूनानी जो विचारक है, ग्रीक विचारक अरस्तु, उनके दास्ता संबंधी विचारों का हम अवलोकन करेंगे। पिछले YouTube वीडियो में हमने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने अरस्तु के राज्य संबंधी विचार किए थे कि अरस्तु राज्य के बारे में क्या कहता है, और आज के इस वीडियो में हम दास प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे, स्लेवरी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम निरपेक्ष रूप से देखें या आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दास्ता संबंधी जैसे ही कोई शब्द बोलते हैं, कोई विचार व्यक्त करते हैं तो ऐसे लगता है कि रूढ़िवादिता का परिणाम है, एक बंद बुद्धि का परिणाम है। क्योंकि आज दास्ता सुनने में बड़ा अजीब शब्द लगता है हम भारतीयों के लिए भी, क्योंकि लोकतंत्र में दास्ता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सब मनुष्य बराबर हैं और कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं कर सकता। लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले हम यूनान की चर्चा कर रहे हैं, यूनान के नगर राज्यों की चर्चा कर रहे हैं, जब दास प्रथा उस यूनानी जीवन का, यूनानी आर्थिक और सामाजिक जीवन का एक विशेष अंग थी। और यूनान का जो आर्थिक ढांचा था वो था ही इस प्रकार कि जो भूमि का स्वामित्व था, जो भूमि के मालिक थे वो कुलीन थे, जो स्वयं परिश्रम नहीं करते थे। अतः उत्पादन का कार्य दासों के हाथ में था। ये दास अधिकतर मंदबुद्धि और दरिद्र व्यक्ति हुआ करते थे और कई बार युद्धबंदियों को भी दास बना लिया जाता था। तो यूनान में जो भी राष्ट्रीय संपत्ति थी उस समय, जिसके ऊपर सारा देश जीता था, यूनान के जो संस्कृति के भव्य महल थे, वो सब दासों के श्रम का महत्वपूर्ण परिणाम थे। तो दास प्रथा यूनानियों के लिए बड़ी आवश्यक और उपादेय थी, उनकी सभ्यता का प्रतीक थी। क्योंकि वहाँ नींव के जो भी पत्थर थे, यानी वहाँ जो कुछ भी आर्थिक संपन्नता थी, उन सब के पीछे इन्हीं दासों का पसीना था। हालांकि कुछ लोग उस समय भी, जिनमें विशेषकर सोफिस्ट थे, वो मानवता के नाम के ऊपर इस प्रथा का विरोध भी किया करते थे। लेकिन अरस्तु ने हर जगह दास प्रथा का अनुमोदन किया है और वह स्वयं भी कई दासों का स्वामी था। अब चूंकि अरस्तु एक यथार्थवादी और व्यवहारिक विचारक है, वो कोई रेडिकलिस्ट या आदर्शवादी विचारक नहीं है जो मानवता या उदात्त भावों का सहारा लेकर समाज में, तत्कालिक समाज में कोई विद्वेष, जटिलता पैदा करता। वह तो जिनोफोन नाम के विचारक का समर्थक था, जो कहा करता था कि मानव मात्र का यह शाश्वत नियम है कि विजित राज्य के निवासियों की देह तथा संपदा पर विजेताओं का अधिकार होता है। अरस्तु अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखता है, स्वामी केवल दास का स्वामी है, वह उसका दास नहीं है। जबकि दास केवल अपने स्वामी का ही दास नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप उसी का है। जो प्रकृति से ही अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है, फिर भी मनुष्य है, वह निश्चय ही स्वभाव से दास है। वह दूसरे की संपत्ति है या उस पर कब्जा, और कब्जे की परिभाषा यह है कि वह कार्य करने का केवल एक साधन है जो कब्जा करने वाले से पृथक है।
अरस्तु कहा करता था कि जो परिवार नामक संस्था बनती है उस परिवार के पास दो प्रकार की संपत्ति होती है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए संपत्ति आवश्यक होती है। एक होती है सजीव संपत्ति एनिमेट, और दूसरी होती है निर्जीव संपत्ति इनएनिमेट। मकान, खेत, हल, ये सब अचल संपत्ति है, इनएनिमेट संपत्ति है। जबकि पशु, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, ये सब सजीव संपत्ति है। और दास को वो इसी सजीव संपत्ति के तहत शामिल करता है। यानी दास परिवार की सजीव संपत्ति है, एक सांस लेती हुई संपत्ति है। अगर हम स्वयं उसके शब्दों में देखें, अरस्तु के शब्दों में, तो वो कहता है संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण है। जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों से बढ़े चढ़े होते हैं, उसी प्रकार दास जो कि सजीव उपकरण है अन्य निर्जीव उपकरणों की तुलना में अग्रणी है। निर्जीव उपकरण तभी काम करते हैं जब उनसे पहले उनसे काम लेने वाले सजीव उपकरण विद्यमान हो। यानी है तो उपकरण, दास भी संपत्ति उत्पन्न करने का एक उपकरण है, लेकिन ये उपकरण निर्जीव उपकरणों से बेहतर है, क्योंकि निर्जीव उपकरण खुद कार्य नहीं करते। हल खुद कार्य नहीं करता, कुल्हाड़ी खुद कार्य नहीं करती, चक्की खुद कार्य नहीं करती, इनसे कार्य करवाना पड़ता, और ये कार्य दास करवाता। इसलिए दास इन निर्जीव उपकरणों से श्रेष्ठ होता था। इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु है वो दास प्रथा का समर्थक है। अब अरस्तु कहता है कि दासता दो प्रकार की होती है। एक होते हैं स्वाभाविक दास और दूसरे होते हैं वैधानिक दास। एक नेचुरल स्लेवरी होती है और दूसरी लीगल स्लेवरी होती है। स्वाभाविक दास वो होते हैं, वो व्यक्ति जो जन्म से ही मंदबुद्धि हो, जिन्हें बुद्धि का अभाव हो, जो अकुशल हो, अयोग्य हो, वो स्वाभाविक दास होते हैं। हम भी देखते हैं कि समाज में ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो खुद निर्णय नहीं कर पाते, खुद बुद्धि उनकी बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होती, इसलिए इनकी दासता स्वाभाविक है। तो फिर ये वैधानिक दास कौन से होते हैं? वैधानिक दास वो होते हैं जो युद्धबंदी होते हैं। जब एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण करे और उसको विजित कर ले, तो जो राज्य हार गया है वहाँ से जो युद्धबंदी लाए जाते हैं, वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, वो दास होते हैं, उनको वैधानिक दासता कहा जाता है। अब हम अरस्तु के उन तर्कों को देखें जिनके आधार पर वो दास प्रथा का समर्थन करता है, जिनके आधार पे वो कहता है कि दास प्रथा बड़ी उपयोगी है। तो वो दासता का दो आधार के ऊपर समर्थन करता है, एक भौतिक आधार के ऊपर और दूसरा नैतिक आधार के ऊपर। वो कहता है कि दासता स्वाभाविक है, दासता प्राकृतिक है, दासता प्राकृतिक है। अब हम पहले इसके ऊपर विचार करें कि दासता प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, इसका तात्पर्य क्या है। कि दास प्रथा प्रकृति की देन है। हम खुद प्रकृति में देखते हैं कि जो उत्कृष्ट व्यक्ति होता है वो निकृष्ट के ऊपर शासन करता है, ये स्वाभाविक है। हम ये भी देखते हैं इस प्रकृति में कि सारे मनुष्य है, उनकी बुद्धि, उनकी योग्यता, उनकी शारीरिक शक्ति एक समान नहीं होती। कुछ व्यक्तियों को कितनी ही अच्छी परिस्थितियां दे दी जाए, वो मूर्ख और अकुशली बने रहते हैं। तो दासता है, उसका मूल
कारण है प्राकृतिक असमानता, यानी ईश्वर ने ही कुछ व्यक्तियों को बुद्धिहीन और कुछ व्यक्तियों को बुद्धिमान बनाया, कुछ को सद्गुणी और कुछ को असद्गुणी बनाया है। जो मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति वो दास बनने योग्य है, और जो कुशल सद्गुणी व्यक्ति है वो स्वामी बनने योग्य है। इसीलिए अरस्तु कहता है कि दासता विषम प्रकृति के कारण पैदा होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही स्वामी बनने के लिए पैदा होते हैं, तो कुछ व्यक्ति जन्म से ही दास होते हैं। कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए, कुछ आज्ञा देने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ आज्ञा पाने के लिए जन्म लेते हैं। यानी ये समाज की देन नहीं है, ये सामाजिक कुरीति नहीं है, ये कहना है अरस्तु का, बल्कि ये तो प्रकृति की देन है। अगर हम अरस्तु के शब्दों को ही व्यक्त करें तो अरस्तु कहता है कि प्रकृति स्वतंत्र पुरुष और दास के शरीरों में भी भेद करती है। प्रकृति जिसको शारीरिक मजबूती देती है उसको बुद्धि नहीं देती, इसलिए वो दास बनता है, और जिनको बुद्धि देती है उनको सुकोमल शरीर देती है ताकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सके और स्वामी बन सके। तो जो शारीरिक रूप से सुदृढ़ होते हैं वो दास होते हैं, और जो मानसिक रूप से सुदृढ़ होते हैं वो स्वामी बनते हैं, और ये प्रकृति की देन है। आगे अरस्तु कहता है कि दासता है ये दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। हम तो ये कहते हैं कि दास प्रथा में दास को नुकसान होता है क्योंकि शोषण होता है, और स्वामी बिना पसीना बहाए ही आनंद उठाता है, इसलिए उसको फायदा होता है। जबकि अरस्तु का कहना है कि दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। वो इसका समर्थन इसलिए करता है कि वो कहता है कि जो स्वामी है उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने नैतिक सद्गुणों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, और सद्गुणों के विकास के लिए उसे स्वाध्याय करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, चिंतन और मनन करना पड़ता है। पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए उसे समय की आवश्यकता होती है, टाइम की आवश्यकता होती है, उसे अवकाश की आवश्यकता होती है। अगर वो खेत में काम करेगा तो पढ़ेगा कब, इसलिए उसे अवकाश की आवश्यकता होती है, और अवकाश तभी मिलता है जब आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसके दास कर देते हैं। यानी वो रोजी रोटी के झंझट से मुक्त होकर और चिंतन मनन कर सकता है स्वामी, और चिंतन मनन से उसके सद्गुणों का विकास होता है। तो इसलिए स्वामी को अवकाश मिलता है, उसकी छुट्टी मिलती है, ये तो फायदा हुआ स्वामी का। और अब दासों को क्या फायदा होता है? दासों को फायदा ये होता है कि दास होते हैं वो निर्बुद्धि होते हैं, अयोग्य होते हैं, विवेकहीन होते हैं, असद्गुणी होते हैं। इसलिए जब वो किसी योग्य, संयमी, विवेकपूर्ण और सद्गुणी स्वामी के संरक्षण में रहते हैं तो धीरे धीरे उनमें भी इन गुणों का विकास होता है। जैसे कि अगर वन्य पशु, अगर हम कोई गली का कुत्ता भी पकड़ के घर में ले आए और अगर वो मनुष्य के साथ रहने लग जाएगा तो वो भी संयमित हो जाता है, उसमें भी कुछ गुणों का विकास हो जाता है, कुछ शिक्षा उसे प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी ही बात दासों के ऊपर है। अगर दास जो कि मूर्ख और विवेकहीन है, अज्ञानी है, वो अगर मालिक के साथ रहेंगे तो उनमें भी कुछ अच्छे गुणों का विकास होगा, तो उससे दास को भी फायदा होगा। और तीसरा जो अरस्तु है वो नैतिक आधार के ऊपर दास प्रथा का समर्थन करता है। नैतिक आधार पर, एथिकल बेस के ऊपर भी समर्थन करता है। वो कहता है कि स्वामी गुणी व्यक्ति होता है और दास गुणहीन होता है। अतः स्वामी का ये कर्तव्य बनता है, ये नैतिक कर्तव्य है कि वो दास के प्रति स्नेहपूर्ण रहे, दयालु रहे। और दास का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो स्वामी की सभी आज्ञाओं का पालन करे। और ये गुण है, ये दासता से ही आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु दासता को प्राकृतिक मानता है,
इससे दोनों पक्षों को लाभ होता है, यानी आर्थिक लाभ होता है। स्वामी को अवकाश मिलता है, मालिक को अवकाश मिलता है और दास को खाने के लिए अच्छा भोजन मिलता है। इससे दोनों को आर्थिक लाभ होता है, नैतिक लाभ भी होता है। स्वामी से स्नेहपूर्ण और दयालु होता है और दास में आज्ञाकारिता के भाव आते हैं। तो इस आधार के ऊपर अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। अब हम देखें क्या कि ये वास्तव में इतनी मानवीय व्यवस्था है कि हम भी इस दास प्रथा का समर्थन करें? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दरअसल एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण है। तो अब हम अरस्तु की जो दास प्रथा की धारणा है उसकी आलोचना देखते हैं। हम भी जानते हैं कि सभी व्यक्ति जब जन्म लेते हैं तो एक जैसे होते हैं। ये तो बाद की परिस्थितियां हैं जो उन्हें छोटा और बड़ा, ज्ञानवान और अज्ञानी बनाती है। जो व्यक्ति गरीब घर में, एक किसान के घर में, गरीब किसान के घर में पैदा होता है, हमें भी पता है कि उसको स्कूल जाने की बजाय उस गरीब किसान का बेटा है, उसकी प्राथमिकता होती है कि वो खेत जाए ताकि घर में लोगों का पेट भरा जा सके। दूसरी तरफ एक जो पूंजीपति का, पैसे वाले का बेटा है, वो विद्यालय जाएगा, अच्छे विद्यालय में। तो स्वाभाविक है कि जो ज्ञान और शिक्षा का विकास होगा वो परिस्थितियों की देन है, आर्थिक परिस्थितियों की। योग्य होने के बावजूद गरीब है, वो नहीं पढ़ पाता। तो अरस्तु कहता है कि ये ज्ञान होना, बुद्धि होना, विवेक होना, सद्गुणी होना, ये प्राकृतिक होता है, जन्मजात होता है, ऐसा नहीं है। ये बाद की परिस्थितियां हैं कि वो आपको कैसी मिलती है उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो हमने देखा कि दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है। दास प्रथा में स्वामी को जरूर लाभ होता है, दासों का सिर्फ शोषण होता है और वर्तमान समय में ये शोषण स्वीकार्य नहीं है। तो अरस्तु का जो दास प्रथा संबंधी विचार है वो स्वतंत्रता और समानता के जो मानवीय सिद्धांत हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा आघात करता है। और यहाँ तक कि अरस्तु तो दासों को पशुओं के तुल्य बना देता है। और जो पशु तुल्य होता है फिर तो उसका मोल तोल भी होता है, उसका तो बाजार भी लगता है। तो फिर स्वामी की नैतिकता कहाँ गई? इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु के जो दास प्रथा संबंधी विचार थे वो वर्तमान युग में बहुत आलोचना के शिकार हुए हैं, क्योंकि बड़ी क्रूर प्रथा थी जिसका विरोध फिर आधुनिक काल में किया गया और धीरे धीरे ये प्रथा खत्म हो गई। आज भी संसार में जो कुछ हम झगड़े देखते हैं, विशेषकर ब्लैक लाइव्स मैटर, काले आदमी की जिंदगी भी महत्वपूर्ण है, ऐसा करके एक आंदोलन चल रहा है अमेरिका में। ये इसी दास प्रथा की देन है, इसी शोषण प्रथा की देन है। तो हम आधुनिक युग में मानवाधिकारों के प्रति अगर हम जागरूक हैं तो कभी भी अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों का हम समर्थन नहीं कर सकते। आगामी वीडियो में हम अरस्तु के संपत्ति संबंधी और परिवार संबंधी विचारों की विवेचना करेंगे। धन्यवाद।